हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। और ये मेरी बोर्ड सीरीज़ है। जैसा कि आप देख सकते हैं थंबनेल पे भी लिखा हुआ था कि बोर्ड सीरीज़ फॉर सीबीएसई 2026 में सीरीज़ बना रहा हूँ। इसमें ये वाला जो पर्टिकुलर टॉपिक है, इसमें आप देख सकते हैं कि दिस वीडियो इज़ फॉर इंटरफेरेंस। तो मैं आपको इस वीडियो में क्या कराने वाला हूँ, इंटरफेरेंस के न्यूमेरिकल्स। इंटरफेरेंस की थ्योरी आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेनी है। और फिर ये जो लिमिटेड न्यूमेरिकल्स, जैसे कि मेरे पास इस शीट पे लिखे हुए हैं 13 न्यूमेरिकल्स, ये 13 न्यूमेरिकल्स भी अगर आप मेरे साथ कर लेते हैं, 13 न्यूमेरिकल्स इज नॉट अ बिग डील, द न्यूमेरिकल्स आर आल्सो वेरी इजी। तो आप इंटरफेरेंस का कोई भी क्वेश्चन टैकल कर पाएंगे। इससे पहले मैंने हाइगेन्स प्रिंसिपल पे भी एक वीडियो बनाया है, उसको जरूर देख कर जाएं। उसमें जो बातें मैंने कही है कि आपको हाइगेन्स प्रिंसिपल से रिलेटेड पढ़कर जानी है, उनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बिल्कुल पढ़कर जाना है। क्योंकि हो सकता है इंटरफेरेंस की जगह हाइगेन्स प्रिंसिपल से क्वेश्चन आ जाए। आपने इंटरफेरेंस बहुत अच्छे से तैयार कर रखा हो, लेकिन सवाल हाइगेन्स से आ गया, तो फिर फायदा क्या रहा, है ना। इंटरफेरेंस आपको आता है, हाइगेन का सवाल आ गया, आप तो कर ही नहीं पाए वेव ऑप्टिक्स का सवाल। तो तैयारी रखें पूरी। उसके बाद मैं आपको एक वीडियो का बनाऊंगा, इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, जिसमें मैं डिफ्रैक्शन के 7 सवाल कराऊंगा। तो 7 सवाल इज ऑल्सो नॉट अ बिग डील। 7 क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हैं, 15-20 मिनट का समय लगेगा, उससे ज्यादा क्या लगेगा। थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देंगे तो 25 मिनट लग जाएंगे। तो उस वीडियो को भी जरूर देखें। किसी चैप्टर को करें तो पूरा करें, है ना। ट्राई यही करना है आपको। अगर थ्योरी आपकी बिल्कुल 100% कंप्लीट हो चुकी है, तो कुछ न्यूमेरिकल पार्ट भी आपको तैयार करके जाना जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल्स भी काफी आते हैं। अब चलिए अपन स्टार्ट कर देते हैं इंटरफेरेंस का क्वेश्चन। तो उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा है, सीबीएसई दिल्ली 2011 में आया हुआ है ना। सवाल क्या है, बीटा कैसे प्रभावित होगा। ठीक है, बीटा में क्या चेंज होगा, चेंज इन बीटा। मेरी बात ध्यान से सुन लेना, बीटा में क्या चेंज होगा। अगर पूरा वाईडीएससी का जो सेटअप है उसको अपन पानी में डाल दें, वाईडीएससी का पूरा सेटअप आपने उठा के एयर से पानी में डाल दिया, तो जब आपका पहले वाईडीएससी का सेटअप कहाँ था, एयर में, अब आपने उस सेटअप को कहाँ उठा के डाल दिया, पानी में, तो बीटा में क्या चेंज होगा। तो भाई आपको पता है कि बीटा क्या होती है, फ्रिंज विड्थ होती है। बीटा क्या होती है आपकी, फ्रिंज विड्थ। अब बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला रटा हुआ होना चाहिए, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। कैपिटल डी का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, बता देता हूं, ये वाली दूरी S1 S2। तो जो प्लेन ऑफ स्लिट है और जो स्क्रीन है उसके बीच की दूरी कैपिटल डी है। स्मॉल डी क्या होता है बेटा, ये दोनों S1 और S2 के बीच की दूरी। और लैम्डा क्या होता है, जो लाइट आप यूज कर रहे हैं। यहाँ पे आप कैसी लाइट यूज कर रहे हैं, मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक मतलब जिसमें एक ही लैम्डा हो। आप जो लाइट यूज कर रहे हैं उसमें एक ही लैम्डा है ना। तो वो जो सिंगल लैम्डा की लाइट है वो आपने इस पे डाल दी, और फिर आपको इस पे इंटरफेरेंस पैटर्न दिखता है, और मैक्सिमा मिनिमा ये सब आपको दिखते रहते हैं। तो मान लो ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा है और ये आपका फर्स्ट मैक्सिमा है। तो दो मैक्सिमा के बीच की दूरी बीटा कहलाती है, यानी कि फ्रिंज विड्थ। या फिर आप मान लो ये आपका फर्स्ट मिनिमा है और फिर आपका फर्स्ट मैक्सिमा आता है और फिर आपका सेकंड मिनिमा आता है, या फिर दो मिनिमा के बीच की दूरी, वो भी बीटा होती है। तो कोई आपसे ये भी पूछ सकता है डिफाइन बीटा, तो आप बोल देंगे दो पड़ोसी मैक्सिमा के बीच की दूरी, या फिर दो पड़ोसी मिनिमा के बीच की दूरी, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट मैक्सिमा और द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट मिनिमा इज कॉल्ड बीटा और फ्रिंज विड्थ। बात क्लियर हो गई क्या। अब इन्होंने पूछा है कि फ्रिंज विड्थ जो है वो किस प्रकार से प्रभावित होगी अगर पानी में पूरे सेटअप को डाल दिया जाए, है ना। सेटअप को जब अपन ने पानी में डाला तो कैपिटल डी स्मॉल डी इन सबको अपन ने चेंज नहीं करा, लेकिन एक चीज पानी में डालने से चेंज हो जाएगी, वो है लैम्डा। तो आपने लिखा लैम्डा ऑफ एयर, तो बीटा अगर एयर में निकालोगे तो ये आएगी, है ना, फ्रिंज विड्थ इन एयर। अब इसी को अगर आप पानी में डाल दोगे बेटा, तो बीटा क्या आ जाएगा, लैम्डा वाटर कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। अब आपको बीटा वाटर और बीटा एयर को कंपेयर करना है। तो बीटा वाटर आपने क्या लिख दिया, बीटा वाटर आपका क्या आ गया, फिर लैम्डा वाटर अपॉन लैम्डा एयर। अब आपको लैम्डा वाटर और लैम्डा एयर का रिलेशन पता होना चाहिए, बड़ा ही सिंपल है। तो आपको पता है कि वाटर में वेलोसिटी क्या लिखूंगा, VW, एयर में वेलोसिटी क्या लिखूंगा, VA। वाटर की वेलोसिटी VW, एयर की वेलोसिटी VA। एयर की वेलोसिटी वैसे क्या कहलाती है, C। तो एयर की वेलोसिटी को C लिख दिया, वाटर की वेलोसिटी को V लिख दिया। वेलोसिटी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। बात क्लियर हो गई। तो ये मेरा F और F कट गया, तो V/C मेरा क्या आ गया, V/C मेरा क्या आ गया, लैम्डा वाटर अपॉन लैम्डा एयर।
अब आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या पता है बेटा, c बाय वी, c बाय वी, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा वाटर। लैम्डा वाटर आपका क्या आ गया, लैम्डा एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो या तो आप चाहें तो डायरेक्ट याद ही कर लें कि वाटर में जाने के बाद जो आपका लैम्डा है उस वो कम हो जाता है, क्यों, वेलोसिटी कम हो जाती है तो लैम्डा भी कम हो जाता है ना। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। आप बोलेंगे सर फ्रीक्वेंसी दोनों में सेम क्यों लिख दी, तो इतना तो पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं आता। तो यहाँ आपने लैम्डा वाटर को क्या लिख दिया, लैम्डा एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये तो आपका जो बीटा वाटर आ गया वो आ गया बीटा एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी, ऑब्वियसली वाटर की। तो आपके पास क्या आ गया, बीटा एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर की क्या होती है 4/3, तो आंसर क्या आ गया 3 बीटा एयर बाय 4। अगर आप नहीं समझ पा रहे, वैसे समझ में तो आना चाहिए, 3 डिवाइडेड बाय 4 क्या होता है बेटा 0.75 बीटा एयर। तो आप देख सकते हैं कि बीटा वाटर इज लेस देन बीटा एयर। रट्टा मार लें, बीटा वाटर इज बीटा एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व। ज्यादा मार्क्स में आ गया तो भी लिख पाएंगे, कम मार्क्स में आया तो सीधा ध्यान रखें, 1 नंबर का आ गया ऐसा, कोई पार्ट आ गया 1 नंबर का आ गया ऐसे लिख दें, खत्म हो जाएगा खेल, है ना। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वाईडीएसई के लिए कोहेरेंट सोर्सेस की क्या जरूरत होती है। वाईडीएसई के लिए कोहेरेंट सोर्सेस की क्या जरूरत होती है। तो इंटरफेरेंस में कोहेरेंट सोर्सेस की उपयोगिता समझाना मेरा सबसे फेवरेट चीज है, ठीक है। ये आप बोलेंगे सर ये न्यूमेरिकल थोड़ी है, कोहेरेंट सोर्सेस की क्या जरूरत होती है, तो थ्योरेटिकल चीज हो गई, इसको न्यूमेरिकल की तरह टैकल करते हैं। आइए न्यूमेरिकल की तरह टैकल करते हैं। तो ये आपके पास दो सोर्सेस हैं S1 और S2। इससे निकली वेव एक पॉइंट तक पहुंची, S2 से निकली वेव एक पॉइंट तक पहुंची, ये हो गई आपकी स्क्रीन। तो हम क्या बता रहे हैं, वाई कोहेरेंट सोर्सेस, क्यों लें कोहेरेंट सोर्सेस, अगर इंटरफेरेंस पैटर्न देखना है तो नॉन कोहेरेंट क्यों ना ले लें, आइए समझते हैं। तो क्या होता है बेटा, जैसे सोर्स 1 की इक्वेशन आपने लिख दी डिस्प्लेसमेंट की, कि A1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये दूरी बोल दो A1, सॉरी X1, ये दूरी बोल दो X2। अब S1 और P की दूरी क्या है X1, तो जब ये वेव यहां तक पहुंचेगी P तक तो उसको कितना चलना पड़ेगा X1, तो यहां पर आप क्या लिख देंगे A1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स1, ये इसका फेज कहलाता है। ऐसे ही S2 की इक्वेशन आप क्या लिख लोगे, A2 साइन ओमेगा 2 माइनस के एक्स। तो आप देखें दोनों का ओमेगा आपने सेम रखा है ना। कोहेरेंट सोर्सेज में क्या होता है, ओमेगा सेम रहता है ना, और फेज डिफरेंस भी रैंडमली वेरी नहीं करता। फेज डिफरेंस जो इनिशियल फेज डिफरेंस है वो भी आपका कांस्टेंट रहता है। तो बच्चों को ये बात तो याद रहती है कि कोहेरेंट सोर्सेज में ओमेगा सेम होना चाहिए, लेकिन ये वाली बात ध्यान नहीं रहती, है ना। और इनिशियल फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहना चाहिए। यही कारण है कि यू कांट यूज टू सेम फ्रीक्वेंसी बल्ब, दो बिल्कुल सेम फ्रीक्वेंसी के बल्ब को भी आप इंटरफेरेंस पैटर्न बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है। अगर कोई आपसे बोले कि S1 और S2 को आप दो बल्ब लगा दो ना अलग अलग, वैसे आपको पता है ना अपन क्या करते हैं, एक सोर्स लेते हैं, इसी सोर्स से लाइट S1 और S2 तक पहुंचती है, तो अपना सिंगल सोर्स होता है, उसी से S1 और S2 बनते हैं। तो एक सवाल आता है कि दो अलग अलग बल्ब भी यूज कर लो ना S1 और S2 की जगह, तो आप वहां पर क्या जवाब दोगे कि दो बल्ब को हम भले ही उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो पर इंटरफेरेंस पैटर्न बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि उनका इनिशियल फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रहता। कोहेरेंट सोर्सेस के लिए दो कंडीशन कौन सी जरूरी है, ओमेगा तो सेम होना ही चाहिए पर इनिशियल फेज डिफरेंस भी कांस्टेंट होना चाहिए। और दो बल्ब के अंदर जो प्रोसेसेस हो रही हैं वो रैंडम है, कौन सा इलेक्ट्रॉन ऊपर कूदा फिर नीचे आया तो लाइट निकली, तो वो जो प्रोसेस है उस वजह से इनिशियल फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रहता। तो आपको तो ये रट लेना है कि व्हाई कांट वी यूज टू बल्ब्स, इनिशियल फेज डिफरेंस नॉट कांस्टेंट। तो आप देखो बेटा, अब फिर यहाँ ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आंसर में क्या लिखना होगा वो भी बता दूंगा मैं आपको। तो ये S2 से यहां पहुंची, तो यहां पे P पे क्या पहुंचा, A2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स2, ये दूरी क्या X1, ये दूरी क्या हो गई X2, इसका फेज ये हो गया। अगर इन दोनों को आप माइनस करो
तो फेज डिफरेंस आपके पास क्या आएगा, के डेल्टा एक्स, है ना, x2 माइनस x1 या फिर x1 माइनस x2, फर्क नहीं पड़ता, ओमेगा टी वाला पार्ट कट जाएगा। तो ये 1 का फेज हो गया, ये 2 का फेज हो गया, फेज डिफरेंस यानी दोनों फेज को आपने माइनस करा तो ये आया, फेज डिफरेंस आपका ये आ गया, है ना। अब इस वाली बात को अपन यहाँ पे देख लेते हैं। अब इंटेंसिटी क्या होती है बेटा, इंटेंसिटी होती है किसी भी पॉइंट की I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 कॉस डेल्टा फाई। तो यहाँ पे आपने देखा I1 I2 और ये सब तो कांस्टेंट है, तो नेट इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, डेल्टा फाई पे, ठीक है। और डेल्टा फाई किस पे डिपेंड करता है, आपने देखा डेल्टा एक्स पे, ये दिख रहा है ना आपको, के तो क्या है, के तो 2 पाई बाय लैम्डा है, वो तो जो लैम्डा हमने ले लिया होगा वही लैम्डा फिक्स हो गया होगा, तो के तो हमारा कांस्टेंट हो गया। पर अलग अलग पॉइंट के लिए x1 और x2, जैसे ये वाला पॉइंट आप लोगे यहाँ पे ऊपर कोई पॉइंट, तो इसका x1 अलग होगा और x2 अलग होगा, तो पॉइंट P का डेल्टा x और पॉइंट A का डेल्टा x अलग अलग होगा। तो अलग अलग पॉइंट की पोजीशन अलग अलग, तो उनका डेल्टा x भी अलग अलग। डेल्टा फाई डिपेंड्स ऑन डेल्टा x, तो यहां से पता चल गया नेट इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन डेल्टा x। क्या लिखना है देखते जाना। तो पहले तो जो बोर्ड पे लिखा है उसको आप लोग नोट कर लें, वाई कोहेरेंट सोर्सेज ये हम आपको समझा रहे हैं। अब अगली बात, इसको आप देखो कितना बढ़िया तरीके से आप लिख सकते हो। अगला आप क्या लिखोगे कि नेट इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन डेल्टा एक्स, फिर आपने लिखा डेल्टा एक्स इज फिक्स्ड फॉर अ पॉइंट। किसी पॉइंट के लिए x1 और x2 ये दूरियां फिक्स हैं, तो डेल्टा एक्स भी फिक्स है। तो क्योंकि नेट इंटेंसिटी डेल्टा एक्स पे डिपेंड करती है और डेल्टा एक्स फिक्स है किसी पॉइंट के लिए, तो नेट इंटेंसिटी इज फिक्स्ड फॉर अ पॉइंट। यानी किसी पॉइंट पे पैदा होने वाली नेट इंटेंसिटी क्या होती है, फिक्स। फिर आप क्या लिखोगे, सम पॉइंट हैव मैक्स इंटेंसिटी, किसी किसी पॉइंट पे मैक्स इंटेंसिटी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, मैक्सिमा। और सम पॉइंट्स हैव मिनिमम इंटेंसिटी, उसको हम क्या कहते हैं, मिनिमा। तो आपको बात समझ में आई मैक्सिमा मिनिमा क्यों बनता है, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटेंसिटी फिक्स हो जाती है, इसलिए आपको या तो वहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी या फिर आपको मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी, इसलिए आपको दिखता है इंटरफेरेंस पैटर्न। तो बात आपको क्लियर हो गई। ये देखो आपको लिखना क्या क्या होगा कि किसी पॉइंट पे डेल्टा एक्स, तो आप कैसे लिखेंगे मैं आपको बताता हूं आंसर, कि डेल्टा फाई इज के डेल्टा एक्स फॉर कोहेरेंट सोर्सेस, ऐसा लिख देंगे आप। पूरा सेटअप बनाने की जरूरत नहीं है। तो पहले आप ये लिखेंगे डेल्टा फाई इज इक्वल टू के डेल्टा एक्स, फिर आप लिखेंगे नेट इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला होता है, फिर आप बोलेंगे कि इस फॉर्मूले से दिख रहा है कि नेट इंटेंसिटी डेल्टा फाई पे डिपेंड करती है, फिर आप बोलेंगे हमें तो पता है कि डेल्टा फाई डेल्टा एक्स पे डिपेंड करता है, तो हम समझ गए नेट इंटेंसिटी डेल्टा फाई पे, डेल्टा फाई डेल्टा एक्स पे, यानी नेट इंटेंसिटी पे डेल्टा एक्स पे डिपेंड करती है। पर डेल्टा एक्स तो किसी पॉइंट के लिए फिक्स होता है, तो नेट इंटेंसिटी भी किसी पॉइंट के लिए फिक्स हो गई, यानी किसी पॉइंट पे अगर इंटेंसिटी फिक्स हो गई तो किसी पॉइंट पे मिल जाती है वही इंटेंसिटी मैक्सिमम बन के, और किसी पे मिल जाती है मिनिमम बन के, और यही तो होता है हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न। यही हमारा क्या होता है, इंटरफेरेंस पैटर्न। अब नॉन कोहेरेंट सोर्सेज होते तो क्या लोचा होता, वो भी मैं आपको समझा दूं। तो एक कोहेरेंट की कहानी आप समझ गए, नॉन कोहेरेंट की कहानी आप कोहेरेंट की कहानी से ही समझा पाएंगे। कैसे, अगर दोनों सोर्सेस कोहेरेंट नहीं होते तो दोनों का ओमेगा भी सेम, दोनों का ओमेगा सेम नहीं होता। तो एक का ओमेगा क्या होता, ओमेगा 1t माइनस के x1, है ना, दोनों का के भी सेम नहीं रहता, और ओमेगा 2t माइनस k2x2, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो आपका डेल्टा फाई है उसमें कुछ k2x2 माइनस k1x1 प्लस ओमेगा 1t1 माइनस ओमेगा 2t2 ऐसा आ जाता, यानी डेल्टा फाई डिपेंड्स ऑन टाइम, डेल्टा फाई टाइम पे डिपेंड कर जाता। अगर डेल्टा फाई टाइम पे डिपेंड कर जाता तो नेट इंटेंसिटी एट अ पॉइंट डेल्टा फाई पे डिपेंड करती है, तो नेट इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज
डिपेंडेंट ऑन टाइम, और किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी अगर टाइम पे डिपेंड है, यानी नेट इंटेंसिटी एट अ पॉइंट चेंजेस विद टाइम, तो वो टाइम के साथ बदलेगी। बदलेगी तो किसी पॉइंट की इंटेंसिटी फिक्स नहीं रहेगी, फिक्स नहीं रहेगी तो वहां पे मैक्सिमा लगातार। अच्छा, इंटरफेरेंस पैटर्न आप कब देख पाओगे? जब कहीं पे मैक्सिमा बना है तो मैक्सिमा ही बना रहे, और कहीं पे अंधेरा हो रखा है मिनिमा बना है तो मिनिमा ही बना रहे, तभी तो देख पाओगे ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो नेट इंटेंसिटी एट अ पॉइंट चेंजेस विद टाइम, दैट इज व्हाई मैक्सिमा मिनिमा दिखाई नहीं देता। हो गया क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चंस थे ये मुझे मजा आ रहा था एक्सप्लेन करने में, इसलिए मैंने बढ़िया से एक्सप्लेन कर दिए। पर आगे के जो न्यूमेरिकल्स हैं बड़े ही आसान टाइम पास टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं। एक फॉर्मूला है जिस पे बार बार फोकस करा जाता है, फॉर्मूला बता दूंगा, क्वेश्चन बता दूंगा कैसे सॉल्व करना है, और आप लोग भी फटाफट सॉल्व कर पाएंगे। तो ये आप समझ गए कि नॉन कोहेरेंट सोर्सेज में डेल्टा फाई समय के साथ बदलता है, जिस वजह से इंटेंसिटी भी समय के साथ बदलती है। इसलिए किसी पॉइंट पे लगातार मैक्सिमा और मिनिमा बना नहीं रहता, तो इंटरफेरेंस पैटर्न भी हमको नहीं दिखता। बात खत्म हो गई ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब जैसे आपकी स्क्रीन होती है, ये आपका होता है S1 S2, यहाँ आपको मिलता है सेंट्रल मैक्सिमा, फिर क्या मिलता है? फर्स्ट मिनिमा, फिर क्या मिलता है? फर्स्ट मैक्सिमा। ऐसा ही कुछ होता है ना। सेंट्रल मैक्सिमा पे इंटेंसिटी होती है 4i, मिनिमा पे होती है 0, और फिर होती है 4i। कई सारे बच्चों को हो सकता है ये ना पता हो कि बेटा सेंट्रल मैक्सिमा और फर्स्ट मिनिमा के बीच में क्या होता है। तो सेंट्रल मैक्सिमा पे आपको पता है 4i, और फर्स्ट मिनिमा पे आपको पता है 0, पर इस 4 और 0 के बीच की कहानी क्या होती है कि ऐसे धीरे धीरे डिक्रीज होती है। तो 4i, 3i, 2i, i, देन 0। बात समझ में आई? तो इंटेंसिटी का ग्राफ भी तो आप ऐसा ही बनाते हो बेटा। ग्राफ जब आप बनाते हो तो ऐसा ही तो बनाते हो। आप देख सकते हैं ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा हो गया और ये फर्स्ट मिनिमा हो गया। तो आप देखिए सेंट्रल मैक्सिमा पे आपकी इंटेंसिटी क्या हो गई? 4i, 3i, 2i, i, और फिर फर्स्ट मिनिमा पे क्या हो गई? 0। तो इंटेंसिटी जो होती है हमारी वो इस तरीके से बदलती है। अब अगर वो आपसे पूछे कि मैक्सिमा पे इंटेंसिटी क्या है, तो आप बोल देंगे हमको पता है, हमको पता है। उसने आपसे पूछा कि मैक्सिमा की कहानी बताओ, तो आपने बोला मैक्सिमा की पूरी कहानी पता है हमको। डेल्टा फाई हमारा होता है 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ऐसा प्लस माइनस भी लगा लो आप पूरे के लिए, है ना, प्लस माइनस भी लगा लो। और आप बोलोगे डेल्टा एक्स का हमको पता है सर, प्लस माइनस लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4। बोले हमको पता है, और हमको पता है इन मैक्सिमा वाले पॉइंट्स पे इंटेंसिटी आती है 4i। और 4i किस हिसाब से बेटा? अगर दोनों सोर्स की इंटेंसिटी i और i है तो स्क्रीन पे आपको मैक्सिमा पे मिल जाती है 4i। अब उसने आपसे सवाल पूछा कि किसी पॉइंट पे आपका डेल्टा एक्स, सीबीएसई 2012 का सवाल, किसी पॉइंट पे आपका डेल्टा एक्स लैम्डा बाय 4 है। क्या बोला उसने? लैम्डा बाय 4 है। तो मैक्सिमा की कहानी आपको याद है, ऐसे मिनिमा की भी आपको पता है। किसी पॉइंट पे डेल्टा एक्स लैम्डा बाय 4 है। अब आप इसको ध्यान से देखोगे कि अरे लैम्डा बाय 4 ना तो ये मैक्सिमा हुआ, क्योंकि मैक्सिमा तो लैम्डा, 2 लैम्डा, 0 ये सब होता है। ना तो ये मिनिमा हुआ, क्योंकि मिनिमा तो 0.5 लैम्डा, 1.5 लैम्डा, 2.5 लैम्डा ये सब होता है। ये क्या आ गया लैम्डा बाय 4, है ना? आपका दिमाग खराब होगा। दिमाग खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। इसने इस पॉइंट के लिए जिस पे डेल्टा एक्स लैम्डा बाय 4 है उस पे नेट इंटेंसिटी पूछी है। अब आपने ये देखा ना तो ये मैक्सिमा, क्योंकि ये मैक्सिमा होता तो आप आंसर बोल देते 4i, और अगर ये मिनिमा होता तो आप आंसर बोल देते 0, ना ये मिनिमा। तो फिर क्या करेंगे? अरे कुछ नहीं, एक फॉर्मूला याद कर लो, एक फॉर्मूला याद कर लो, नेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद कर लो किसी पॉइंट पे। वो होता है 4i cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। ये फॉर्मूले का रट्टा मार लो सबसे पहले तो। ये किसी भी पॉइंट की इंटेंसिटी आपको दे सकता है। जैसे मान लो आपको मैक्सिमा की इंटेंसिटी चाहिए, इसको चेक करते हैं ये मैक्सिमा के लिए काम करता है कि नहीं। तो मैक्सिमा में अपन एक डेल्टा एक्स का एक वैल्यू ले लेते हैं लैम्डा। तो डेल्टा फाई अपना क्या आ जाएगा? डेल्टा फाई क्या होता है? के डेल्टा एक्स। तो के अपन ने डाल दिया 2 पाई बाय लैम्डा, और एक्स को अपन ने डाल दिया लैम्डा, और ये कट गया।
तो डेल्टा फाई अपना क्या आ गया बेटा 2 पाई। अब नेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है 4i कॉस स्क्वायर, डेल्टा फाई क्या आया अपना 2 पाई डेल्टा फाई बाय 2, ये कट गया कॉस पाई। कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई मतलब कितना हो गया बेटा 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री कितना होता है याद करो, अगर नहीं पता तो ध्यान दे लो, -1 होता है। ये देखो ऐसा ग्राफ बनता है, ये 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री पे क्या वैल्यू होता है -1। तो आपने यहां डाला 4i -1 का स्क्वायर, आंसर क्या आ गया 4i। यानी फॉर्मूला काम करता है। मैक्सिमा की इंटेंसिटी भी इससे मिल गई। मैक्सिमा का जब डेल्टा एक्स हमने डाला इसमें और फिर उससे डेल्टा फाई निकाला और फिर डेल्टा फाई बाई 2 यहाँ पे इस फॉर्मूले में डाला तो इंटेंसिटी हमारी निकल के आ गई 4i। तो ये किसी भी पॉइंट की इंटेंसिटी आपको दे देगा, इसको नोट कर ले, किसी भी पॉइंट की इंटेंसिटी ये फॉर्मूला आपको दे देगा। अब आपको कौन से पॉइंट की इंटेंसिटी निकालनी है, जैसे इन्होंने दो वैल्यूज दी हैं, एक दी है लैम्डा बाय 4, ये किसी पॉइंट का डेल्टा एक्स लैम्डा बाय 4 है, इसकी नेट इंटेंसिटी बताओ। इसकी मैं सॉल्व कर रहा हूं, अगला पार्ट आप लोग खुद करना। अगले में इन्होंने दिया है लैम्डा बाय 3, इन्होंने पूछा है इसकी इंटेंसिटी। तो दो पार्ट दिए थे क्वेश्चन में। फॉर्मूला ये है, किसी भी रैंडम डेल्टा एक्स के लिए इंटेंसिटी निकालनी हो ये फॉर्मूला यूज कर लेना। आपने लिखा नेट, ठीक है, फिर आपने लिखा 4 पाई कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई को क्या लिखोगे बेटा, ढंग से बता देता हूं, एक के डेल्टा एक्स बाय 2। फिर आपने क्या लिखा 4i कॉस स्क्वायर, के क्या होता है बेटा 2 पाई बाय लैम्डा, नीचे भी क्या है 2, डेल्टा एक्स क्या है अपना लैम्डा बाय 4, 2 से 2 कट गया, लैम्डा से लैम्डा कट गया, ये क्या आ गया पाई बाय 4। पाई बाय 4 यानी 45 डिग्री। कॉस 45 कितना होता है बेटा, कॉस 45 होता है 1/√2, पर उस पर स्क्वायर भी लग रहा है। आंसर क्या आ गया 2i। आंसर क्या आ गया आपका 2i। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। इसका आंसर आपका आएगा, इसका आंसर आपका आएगा i। तो ये मैंने आपको बता दिया कि 2i इसका आया, इस तरीके से सॉल्व करना है। इसको आप लोग खुद सॉल्व कर लो, सेम प्रोसीजर फॉलो कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है, फॉर्मूला आपके सामने, वैल्यू पुट करनी है बस। तो ये अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सीबीएसई 2012 का सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है सीबीएसई 2021 सैंपल पेपर का। सैंपल पेपर का सवाल है 2021 सीबीएसई, टाइम पास सवाल। ये S1 है, ये S2 है, और फिर इन्होंने एक पॉइंट दे दिया और इस पॉइंट का इन्होंने x नाम दे दिया। अब इन्होंने बोला, अच्छा इन्होंने नाम जो S1 S2 नहीं, S और S डैश दिया है। फिर उन्होंने बोला SX माइनस S डैश एक्स इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। कितना बोल दिया 4.5 सेंटीमीटर। फिर उन्होंने बोल दिया कि यहां पे अपन को x पे मिला है, x पे मिला है सेकंड मिनिमा, सेकंड मिनिमा मिला है अपन को x पे। तो उन्होंने बोल दिया लैम्डा बता दो। क्या बोल दिया लैम्डा बता दो। आओ थोड़ी देर पहले समझाया था, एक वेव S से निकली, एक वेव यहां से निकली, ये दूरी क्या हो गई x1, ये दूरी क्या हो गई x2, ठीक है। Sx माइनस S डैश x क्या हो गया x1 माइनस x2, कितना हो गया 4.5 सेंटीमीटर। x1 माइनस x2 मतलब डेल्टा x, डेल्टा x कितना हो गया 4.5 सेंटीमीटर। सेकंड मिनिमा, मिनिमा की कंडीशन क्या होती है लैम्डा बाई 2, ये पहला मिनिमा। 3 लैम्डा बाई 2 यही तो होता है सेकंड मिनिमा। सेकंड मिनिमा की कंडीशन चिपका दो, क्योंकि डेल्टा एक्स किसका डालोगे सेकंड मिनिमा का, क्योंकि पॉइंट पे क्या बना है सेकंड मिनिमा। तो आपने डाल दिया 3 लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। यहां से लैम्डा निकल के आ गया, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ये 1.5 और ये 3 सेंटीमीटर हो गया, क्वेश्चन खत्म। समझ गए क्या बात को। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीबीएसई 2023 का, बहुत ही सिंपल सवाल और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। तो जो लोग कोचिंग सेंटर में तैयारी करते हैं वो तो जानते ही हैं कि IMX और IMIN का रेशियो पूछा जाना कितना कॉमन सवाल है। तो बेटा सीबीएसई 2023 का सवाल, सवाल क्या है बता दूं। सवाल ये है कि IMAX बाय IMIN निकालो। दिया क्या है वो भी बता दूं,
कि जैसे आप जानते हैं कि वैसे तो आप ये पढ़ते आ रहे हैं कि इसकी इंटेंसिटी भी आई होती है, इसकी इंटेंसिटी भी आई होती है, तो स्क्रीन पे मिलता है 4i0 4i0, है ना। पर बेटा ये कोई कंपलसरी नहीं है कि दोनों जो सोर्सेज हैं उनकी इंटेंसिटी सेम हो। तो इन्होंने इस वाले केस में एक की इंटेंसिटी आई और एक की इंटेंसिटी 4i दे दी है। अब स्क्रीन पे जो मिलेगा वो बदल जाएगा, स्क्रीन की कहानी भी बदल जाएगी। अगर इनकी इंटेंसिटी बराबर रहती तो 4i0 4i0, पर अगर इनकी इंटेंसिटी बदल जाएगी तो Imax और Imin भी बदल जाएगा। अब इन्होंने मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो पूछा है। देखिए मैक्सिमम इंटेंसिटी कहाँ बनेगी, मैक्सिमा पे, तो मैक्सिमा पे बनेगी Imax और मिनिमा पे बनेगी Imin। वो तो ठीक है, वो बात तो फिक्स है कि मैक्सिमा पे मैक्सिमम इंटेंसिटी, मिनिमा पे मिनिमम इंटेंसिटी, पर इनका रेशियो कितना। अच्छा पहले रेशियो क्या था, पहले 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 मैक्स कितना था 4i और मिन कितना था 0, तो इंटेंसिटी क्या थी इनफाइनाइट, मतलब आई मैक्स और आई मिन का रेशियो क्या था इनफाइनाइट या अनडिफाइंड बोल दो। पर फिलहाल फिलहाल आई मैक्स और आई मिन की कहानी चेंज हो चुकी है। तो नया आई मैक्स और आई मिन कैसे निकलेगा, फॉर्मूला याद होना चाहिए। आई मैक्स का क्या होता है, √i1 प्लस √i2 का होल स्क्वायर, और अगला क्या होता है √i1 माइनस √i2 का होल स्क्वायर। एक की इंटेंसिटी क्या है, लेट्स कॉल इट i1, लेट्स कॉल इट i2, तो आप क्या लिख दोगे √4i माइनस √i, नहीं ऊपर तो प्लस है ना, का होल स्क्वायर और √4i माइनस √i का होल स्क्वायर। आंसर आ जाएगा 9/1। यार इतना तो कैलकुलेट कर ही लोगे, ये 4 बाहर आ जाएगा, √i सब कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 9/1। हो गया हमारा ये क्वेश्चन, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ही टाइम पास सवाल, बिल्कुल ही टाइम पास सवाल। भाई सवाल ये है कि YDAC है, तो YDAC होगा क्योंकि इंटरफेरेंस के सवाल चल रहे हैं, तो YDAC है। ये भी 2023 का सवाल, और D का वैल्यू दे रखा है 100 लैम्डा, और थीटा पूछ लिया इन रेडियन। क्या पूछ लिया, थीटा इन रेडियन, और क्या पूछ लिया, सेकंड बीटा फॉर कैपिटल D इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। तो बेटा वहां तो अंग्रेजी में लिखा हुआ आया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगुलर फ्रिंज विड्थ या फिर एंगुलर सेपरेशन इन रेडियन, और बीटा उन्होंने फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रिंज विड्थ फॉर स्क्रीन डिस्टेंस, स्क्रीन एट अ डिस्टेंस फ्रॉम, समझ गए ना यार डी का मतलब क्या होता है, ये जो स्लिट्स का प्लेन होता है और स्क्रीन के बीच की दूरी ये डी होती है ना, तो उन्होंने इसी बात को अंग्रेजी में लिखा था, यहाँ मैंने उनको सिंबल्स में डाल दिया। तो आपको करना कुछ नहीं है, सारे वीडियो देखने के बाद कोई PYQ की किताब होगी आपके पास, किताब उठाओ PYQ सॉल्व करो। अगर खुद सॉल्व कर पा रहे हो मतलब समझ गए हो, क्योंकि सेम टू सेम पूरा क्वेश्चन अगर करा दूंगा अंग्रेजी में लिख के तो फिर तो आपके लिए सारा चैलेंज ही खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आपका एम क्या है कि यहाँ से आप लॉजिक सीखें, और लॉजिक सीखने के बाद क्वेश्चंस में अप्लाई कर दें। तो थीटा इसने पूछा, थीटा एंगुलर फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा बाय स्मॉल डी, ये है एंगुलर फ्रिंज विड्थ। अब लैम्डा स्मॉल डी क्या बोला था 100 लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कट गया, क्या आ गया 0.01 रेडियन, ये आंसर आ गया आपका रेडियन में, ठीक है। बीटा पूछा, बीटा क्या होता है बेटा, लैम्डा बाय स्मॉल डी इंटू कैपिटल डी। लैम्डा बाय स्मॉल डी क्या होता है थीटा, कैपिटल डी क्या बोला 50 सेंटीमीटर, थीटा का वैल्यू क्या आया 0.01 रेडियन इंटू 50 सेंटीमीटर, आंसर क्या आ गया 0.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन हो गया खत्म, बस इतना सा करना था आपको। तो बीटा का फॉर्मूला आपको पता है, थीटा का फॉर्मूला आपको पता है, कुछ नहीं वैल्यू डालनी है, सवाल हो गया सॉल्व। इस तरीके का सवाल आ जाए मजा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल। आप बोलिए सर सारे ही क्वेश्चन सिंपल हैं क्या, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सिंपल है, एक आध क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक है, जब ठीक ठाक सवाल आएगा तो बता दूंगा ये ठीक ठाक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा उसमें ये दिया है कि बीटा वर्सेस डी का ग्राफ बनाओ। बाकी सब कुछ थ्योरी थी जिसमें ढंग का मेरे को यही लगा। ये सवाल है अपना CBSE पटना 2015, CBSE 2015 का सवाल है। तो हमने बोला बीटा होता है लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल डी, फिर हमने बोला कि बीटा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया डी के,
तो ग्राफ कैसा बनेगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी के लिए ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, यही तो बनता है ग्राफ। अब हमने देखा कि बीटा को हमने y एक्सिस पे रखा और d को हमने x एक्सिस पे रखा, तो ये जो हमारी इक्वेशन है इसमें बीटा की जगह हम रख देते हैं y और d की जगह हम लोग रख देते हैं x, तो हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी दिखने लग गई। और मुझे पता है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू mx, यानी स्लोप की जगह कौन आ गया? लैम्डा बाय स्मॉल डी। तो हमारी स्लोप आ गई लैम्डा बाय स्मॉल डी। तो इन्होंने इस सवाल में यह भी पूछा था कि स्लोप से हमें क्या जानकारी मिलती है, तो स्लोप जो है वो हमारा लैम्डा बाय स्मॉल डी है। स्लोप डिपेंड करता है लैम्डा और स्मॉल डी पे, तो स्लोप जो है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है और स्लोप जो है हमारा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डी है। खत्म हो गया सवाल, समझ गए बात को? सवाल हो गया खत्म। अब आ जाते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल एनसीईआरटी में भी दे रखा है, अगला सवाल सीबीएसई 2022 में भी आया था। सीबीएसई 2022 में आया हुआ ये सवाल आपको मैं बता देता हूँ करना कैसे है। ये एक सवाल है जो आपको इसका प्रोसीजर याद करना पड़ेगा, पर प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है। आइए प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं। तो सीबीएसई 2022 का सवाल, अब की बार मोनोक्रोमैटिक लाइट ने यूज करके बाइक्रोमैटिक लाइट यूज कर ली है। बाइक्रोमैटिक लाइट यूज करने का मतलब कि इसमें 500 नैनोमीटर और 600 नैनोमीटर दो लैम्डा प्रेजेंट है। 500 नैनोमीटर और 600 नैनोमीटर दो लैम्डा प्रेजेंट है, एक नहीं दो लैम्डा प्रेजेंट है। दो लैम्डा प्रेजेंट होने की वजह से क्या होगा, एक बात आप ध्यान रखना कि सेंट्रल मैक्सिमा दोनों का वही बनेगा स्क्रीन के बीच में, है ना। पर फर्स्ट मैक्सिमा 500 का पहले बनेगा और फर्स्ट मैक्सिमा 600 का बाद में बनेगा। आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे? बेटा बीटा जो है बीटा 1 यानी कि 500 का बीटा और 600 का बीटा दोनों सेम थोड़ी ना हो सकते हैं, क्योंकि बीटा क्या होता है बेटा? लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, यानी बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। लैम्डा बढ़ जाएगा तो फ्रिंज विड्थ भी बढ़ जाएगी, लैम्डा बढ़ जाएगा तो फ्रिंज विड्थ भी बढ़ जाएगी। तो फर्स्ट मैक्सिमा 500 का यहां मिलेगा और फर्स्ट मैक्सिमा 600 का थोड़ा दूर मिलेगा। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई। अब उसने कहा कि कुछ समय बाद कहीं ना कहीं तो इनके दोनों के मैक्सिमा टकराएंगे, है ना। क्या कहा उसने कि कहीं ना कहीं थोड़ी देर के बाद दोनों के मैक्सिमा टकराएंगे। वो दूरी कितनी है ये दूरी बता दो जब दोनों के मैक्सिमा टकरा जाएंगे। तो एक बात जो आपको पता होनी चाहिए कि ये बाइक्रोमैटिक लाइट है क्योंकि इसमें दो लैम्डा है, मोनोक्रोमैटिक नहीं है। मोनोक्रोमैटिक यानी सिंगल लैम्डा। ये बाइक्रोमैटिक लाइट है क्योंकि इसमें दो लैम्डा है, 500 और 600। दोनों का सेंट्रल मैक्सिमा एक ही जगह पे बनेगा, पर मैक्सिमा जो है उसके बाद वाला जो फर्स्ट मैक्सिमा है वो मैच नहीं करेगा, सेकंड मैक्सिमा मैच नहीं करेगा। पर कभी ना कभी एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि दोनों का मैक्सिमा मैच कर जाएगा, है ना। मैक्सिमास कोइंसाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम। अब ये जो मैक्सिमास हैं वो कोइंसाइड हो गए हैं पहली बार, और कितनी दूरी पे कोइंसाइड हुए ये हमको बताना है। तो बेटा मैक्सिमा अगर कोइंसाइड हो गए तो मैं ये मान लेता हूं कि nth मैक्सिमा ऑफ 500 नैनोमीटर कोइंसाइडेड विथ mth मैक्सिमा ऑफ 600 नैनोमीटर, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन सा मैक्सिमा 500 का कौन से 600 के मैक्सिमा से कोइंसाइड हुआ है। मुझे तो जानकारी नहीं है कि 500 का 8वां मैक्सिमा क्या 600 के 7वें मैक्सिमा से मिला, क्या हुआ है मुझे नहीं पता। तो मैंने कुछ भी मान लिया कि 500 का nवां मैक्सिमा 600 के mth मैक्सिमा से मिला। आपको भी ऐसे ही लिखना है एग्जैक्टली। फिर ठीक है आपने मान लिया। अब दोनों अगर कोइंसाइड हो गए तो दोनों का y सेम हो गया, तो इसके nth का और इसके mth का y सेम हो गया, क्योंकि दोनों एक ही जगह पे बने ना। दोनों एक ही जगह पे बने तो दोनों की दूरी सेंट्रल मैक्सिमा से बराबर हो गई, तभी तो वो कोइंसाइड होंगे ना। तो दोनों का y सेम हो गया। y क्या होता है बेटा? डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। अब nth का y क्या होगा? I mean 500 वाले का। तो आप लिखेंगे, क्या आपको पता है कि नहीं पता है?
y होता है डेल्टा x लैम्डा बाय कैपिटल D। ये क्या लिख दिया मैंने, पता नहीं, अब ढंग से लिख रहा हूँ। y हमारा क्या होता है, हाँ कैपिटल D बाय स्मॉल d, ठीक है। y हमारा क्या होता है, कैपिटल D बाय स्मॉल d, डेल्टा x कैपिटल D बाय स्मॉल d। अब थोड़ा सा एक तो ये बात आप याद कर लो कि y क्या होता है, y होता है डेल्टा x कैपिटल D बाय स्मॉल d, आपने याद कर लिया। अब मान लो कोई आपसे पूछे थर्ड मैक्सिमा का y, अब आप बोलोगे सर ये y है क्या चीज, अरे सेंट्रल मैक्सिमा से दूरी है। तो नॉर्मल सेटअप में अगर थर्ड मैक्सिमा का y कोई आपसे पूछ ले, बाइक्रोमेटिक की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल सेटअप में थर्ड मैक्सिमा का y, तो थर्ड मैक्सिमा का डेल्टा x क्या होता है बेटा, 3 लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। तो y ऐसे निकालते हैं, डेल्टा x की कंडीशन घुसेड़ देते हैं। अब अगर कोई nth मैक्सिमा का y पूछ ले, तो nth मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती है, n लैम्डा। तो आप ये समझ गए, nth मैक्सिमा का y अगर कोई पूछ ले तो बस आपको डेल्टा x की जगह nth मैक्सिमा की कंडीशन घुसेड़ देनी है। यहां भी अपन ने nth मैक्सिमा बोला है तो क्या लिख देंगे, n लैम्डा। लैम्डा कितना है बेटा, 500 नैनोमीटर कैपिटल D बाय स्मॉल d। यहाँ m 600 नैनोमीटर कैपिटल D बाय स्मॉल d। कैपिटल D बाय स्मॉल d और कैपिटल D बाय स्मॉल d कट जाएगा, n बाय m क्या आ गया, 6/5, n आ गया 6, m आ गया 5। यहां से पता चला कि सिक्स्थ मैक्सिमा ऑफ 500 नैनोमीटर 500 नैनोमीटर coincides with फिफ्थ मैक्सिमा ऑफ 600 नैनोमीटर। बात क्लियर हो गई क्या? हाँ, तो बात आपको क्लियर हो गई होगी कि बस n का वैल्यू क्या आ गया 6, m का वैल्यू क्या आ गया 5, तो n की जगह 6 लिख दो, तो सिक्स्थ मैक्सिमा ऑफ 500, और m की जगह 5 लिख दो, कोइंसाइड्स विद द फिफ्थ मैक्सिमा ऑफ 600। बात खत्म। ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगली बार ऐसा कब होगा, कब कोइंसाइड होंगे, 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 12, 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो 10। अगला आप लिख सकते हैं कि 12th विल कोइंसाइड विद 10th। इस तरीके से आप आगे भी निकाल सकते हैं, पर सीबीएसई में तो अक्सर यही पूछा जाता है कि पहली बार कब कोइंसाइड होंगे, ठीक है ना। ये सवाल भी हो गया अपना बाइक्रोमेटिक बीम वाला खत्म। अब इसमें इन्होंने ये भी पूछा था बेटा, ये इसका एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट ये था, ये वाला पार्ट हटा दूं पहले, फिर दूसरा पार्ट लिखता हूं। दूसरा पार्ट ये था कि जो 500 नैनोमीटर वाला है अपना, जो अपना 500 नैनोमीटर वाला है, उसका सेकंड ब्राइट फ्रिंज की दूरी, तो बेसिकली 500 नैनोमीटर का जो सेकंड मैक्सिमा है उसका y भी पूछा था इन्होंने इसी क्वेश्चन में। 500 नैनोमीटर का सेकंड मैक्सिमा, तो आप y की कंडीशन याद कर लो, डेल्टा x कैपिटल D बाय स्मॉल d, तो फॉर्मूला ठोक दिया आपने डायरेक्ट। अब उसने बोला सेकंड मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती है, 2 लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। कौन सी वेवलेंथ की बात कर रहा है, 500 वाला कि 600 वाला? बात उसने 500 वाले के बारे में करी, तो 2 इंटू 500 नैनोमीटर, ठीक है। कैपिटल D और स्मॉल d का वैल्यू मैंने अभी नहीं लिखा है, तो इन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया था वो मैं देख लेता हूं। इस पार्ट के लिए इन्होंने कैपिटल D अपने को दिया था 0.6 मीटर और स्मॉल d अपन को दिया था 1 mm। स्मॉल d किस नाम से दिया था, स्लिट सेपरेशन यानी S1 और S2 के बीच की दूरी, ये ध्यान रखना इस बात को। तो ये आपने लिख दिया, कैपिटल D का वैल्यू डाल दिया 0.6 और स्मॉल d का वैल्यू डाल दिया 1 mm। अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना मैं थोड़ा आपसे सिखाता हूँ। ये मीटर में, ये नैनोमीटर में और ये मिलीमीटर में, तो गड़बड़ हो रही है ना यार। बच्चों को तो नहीं आता कि ये कैसे सॉल्व करेंगे सर, कोई लोचा नहीं है। ये लिखा आपने 2, नैनोमीटर को मीटर में चेंज करा, 10 की पावर -9 मीटर, 0.6 मीटर को मीटर में ही रहने दिया और 1 mm को लिख दिया 10 की पावर -3 मीटर। अब कर लो सॉल्व, आंसर आएगा मीटर में। किस में आएगा, मीटर में। अब कर लेना यार खुद ही, आंसर मैं लिख देता हूँ फाइनल। आंसर इन्होंने लिखा है 0.6 mm।
इन्होंने आंसर निकाला 0.6 mm। आप बोलोगे सर आपने तो मीटर में निकालना सिखा दिया, हम mm में कैसे निकालेंगे? अरे कोई ऐसे थोड़ी होता है, इतनी क्या टेंशन लेते हो? इस 0.6 को 6/10 लिख दो, लिख दिया। सॉल्व करो, ये 10 की पावर -3, जैसे 2 × 5 तो ये क्या हो गया आपका 10, और 2 0 और है, लगा दो। फिर क्या है 10 की पावर -9, ये -3 ऊपर चला जाएगा, +3, ये 10 को ऊपर भेज दो, -1 × 6, यही आ गया है ना, और तो कुछ है नहीं। अब देख लो 6, अब 1 2 3, ये -9 और ये 10, 10 में से -7, तो इसको सॉल्व करा आपने, क्या आ गया आपका -7, -7 और 3 क्या आ गया -4, तो 6 × 10 की पावर -4। अब आप इसको क्या लिख सकते हो बेटा, 6 × 10 की पावर -3 × 10 की पावर -1। ये आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ पूरी बात इस तरीके से, है ना, इंटू 10 की पावर -1। आगे आप क्या करोगे, 6 × 10 की पावर -3 का मतलब क्या होता है 6 mm इंटू 10 की पावर -1, तो क्या आ जाएगा 0.6 mm। तो ऐसे अपन को कैलकुलेशन करना है, देख लेते हैं विजिबल है क्या। हाँ जी विजिबल है, थोड़ा और नीचे हो जाता तो दिखाई नहीं देता ये अपने वीडियो में। तो बात आपको समझ में आ गई कि ऐसे करके आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करें। और एक बात ध्यान रखें, अगर फाइनल आंसर तक नहीं निकाल पा रहे हैं तो यहाँ तक तो एटलीस्ट लिख के छोड़ ही सकते हैं, इसके भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि बाकी सब तो आपने कर ही दिया है, बस फाइनल कैलकुलेशन ही तो नहीं कर पाए आप। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसका फॉर्मूला ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का फॉर्मूला ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दो सोर्सेस हैं, दोनों की इंटेंसिटी पहली बात तो सेम है और है 5 × 10 की पावर -2 वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इन्होंने बोला स्क्रीन पे किसी पॉइंट का डेल्टा एक्स है λ/6, किसी पॉइंट का डेल्टा एक्स है λ/6, सीबीएसई 2020 का सवाल, किसी पॉइंट का डेल्टा एक्स है λ/6। अब क्या क्या पूछा है ध्यान देना इसके बारे में, इसका डेल्टा फाई बताओ इस पॉइंट का, और क्या पूछा है इस पॉइंट के बारे में, इसकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी बताओ, रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पी बताओ, और क्या पूछा है इसके बारे में कि आई आर को आई मैक्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करो, आई मैक्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करो, समझ गए क्या, आई आर को आई मैक्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करो, ठीक है। एक एक करके करते हैं, डेल्टा फाई निकालते हैं। डेल्टा फाई क्या होता है 2π/λ, डेल्टा एक्स क्या है λ/6, काटा पीटी कर लो भाई, π/3 पहला। दूसरा, मैंने आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालने का क्या तरीका बताया था, 4i cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। अगर आपने वीडियो में वो क्वेश्चन नहीं देखा है तो जाके देख लो, तभी समझ में आएगा ना, cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2, ये फॉर्मूला लगा दिया। तो ये π/6 हो गया, π/6 का मतलब क्या होता है हमारा 30 डिग्री, cos 30 √3/2, √3/2 का स्क्वायर भी करना है, स्क्वायर भी करा तो नहीं 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 9 कैसे, √3 का स्क्वायर 3 √3/4 × 4i, 4 से 4 कट गया, आंसर क्या आया 3i। एक सोर्स की इंटेंसिटी क्या है 5 × 10 की पावर -2, तो आंसर क्या आ गया बेटा 15 × 10 की पावर -2 वॉट पर मीटर स्क्वायर, ऑब्वियसली इंटेंसिटी यही तो आएगी। और लास्ट वाला पार्ट, आई आर को जो भी आई आर आया वो कितना आया था बेटा 3i, ये है ना, सिंगल सोर्स की इंटेंसिटी आई थी ना अपनी, तो वो अपना आया था 3i, ठीक है। अब इन्होंने बोला आई आर को आई मैक्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करो, ठीक है कर देते हैं, आई आर डिवाइडेड बाय आई मैक्स, रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या आई पॉइंट पी पे 3i, और मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होती है अपन को पता है 4i, तो यहां से अपना आंसर आ गया, आई आर इज 3/4 टाइम्स ऑफ आई मैक्स, हो गया क्वेश्चन।
रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो गई अपनी 3/4 टाइम्स ऑफ आई मैक्स। हो गया क्वेश्चन खत्म, हो गए सारे पार्ट, हो गए सारे पार्ट। इस फॉर्मूले पे एक और सवाल आया, तो ये मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि ये फॉर्मूला जो है ना, ये बहुत पसंद है सीबीएसई वालों को, क्योंकि उनका डिफिकल्टी लेवल यहीं तक जाता है कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी किसी रैंडम पॉइंट की पूछ लो, उनको लगता है यही पूछ के हमने बहुत भारी काम कर दिया। और बच्चे इस सवाल को ना करके इस बात को प्रूव भी कर देते हैं कि वाकई में आपने बहुत भारी सवाल पूछ लिया, जबकि है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। करना कुछ नहीं है, डेल्टा फाई का वैल्यू डालना है, डेल्टा एक्स दे रखा है, डेल्टा एक्स डेल्टा फाई से निकलने का डायरेक्ट फॉर्मूला है। ये क्या फॉर्मूला है भाई, डेल्टा फाई से डेल्टा एक्स 2π/λ डेल्टा एक्स, क्या यार इसमें क्या बड़ी बात है। यहाँ से डेल्टा फाई निकाल लिया, ये घुसेड़ दिया इसमें फॉर्मूले में, आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और बचे हैं बस, जिसमें से एक है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता है कि ऐसा सवाल भी आ सकता है वाईडीएससी के बारे में। ये वाला जो सवाल जो मैं अब आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, वो बहुत ही रेयरली बच्चे जो है इस तरीके के कॉन्सेप्ट को टच करते हैं। तो ये आपके पास हो गया S1, ये हो गया S2। और अब की बार जो है ना, वैसे आपका सोर्स बीचों बीच होता है, अब की बार सोर्स थोड़ा सा, इन्होंने क्या बोला है S2, अब की बार सोर्स थोड़ा सा S1 के पास में। तो आप देखना ये दूरी कम है, ये दूरी ज्यादा है, और फिर स्क्रीन पे कोई पॉइंट है P, फिर S1 से वो वेव P तक भी जा रही है और S2 से भी वेव कहाँ तक जा रही है, P तक। तो ये आपका सोर्स स्लिट हो गई, इसमें से निकलने वाली लाइट S1 और S2 में से गुजर के P पॉइंट तक पहुंचेगी। ये 2023 का सवाल है, समझे। अगर ये 2023 का सवाल है, यानी लेटेस्ट क्वेश्चन, यानी इस तरीके के सवाल सीबीएसई पूछ सकता है आपसे। अब उसने आपसे क्या बोला है मैं आपको बताता हूँ, ये तो मैंने अपनी तरफ से बना दी है लाइंस, है ना। उसने आपसे ये बोला है कि इस पॉइंट P पे, अब आप देखो क्या मस्त सवाल है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन पता करो, उसने बोला, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन पता करो, ये बोला उसने आपसे कि पॉइंट P पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, इसकी कंडीशन बताओ, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, उसकी भी कंडीशन बताओ। तो बेटा क्या होता था, आप लोग पहले डेल्टा एक्स क्या लिखते थे, ध्यान दें पहले, और क्यों लिखते थे वो भी आपको समझ में आ जाएगा। सोर्स यहाँ बीचों बीच होता था, ये दोनों दूरियां बराबर होती थी, ये दोनों दूरियां बराबर होती थी, तो शुरुआत में तो कोई डेल्टा एक्स नहीं आता था। फिर जब इस पॉइंट तक वेव पहुंचती थी तो इस वेव को कम चलना पड़ता था, इस वेव को ज्यादा चलना पड़ता था, x2 ज्यादा हो जाता था x1 से, तो डेल्टा एक्स आ जाता था x2 माइनस x1। यही था कॉन्सेप्ट। यहां शुरुआत में कोई डेल्टा एक्स नहीं होता था, पर इस क्वेश्चन में इन्होंने आपको क्या दिया है, ये थोड़ा सा ऊपर दिया, और इन्होंने आपको लिख के दिया कि SS2 माइनस SS1 इज λ/4। समझ गए। तो इन्होंने ये कहना चाहा कि SS2, ये उन्होंने सवाल में दिया था, ये मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूं कि SS2 इज SS1 प्लस λ/4। SS2 क्या है, SS1 प्लस λ/4, यानी SS2 SS1 से ज्यादा है। नहीं, सवाल में उन्होंने दे दिया कि SS2 SS1 से ज्यादा है, यानी ये दूरी ज्यादा है, ये दूरी कम है। SS2 कितना ज्यादा है SS1 से, इस दूरी से कितना ज्यादा है, λ/4 ज्यादा है, ये उन्होंने दे दिया। यानी पहले आप जो करते थे उसमें शुरुआत में ये दोनों बराबर होते थे, यानी अभी तक आप जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसमें SS1 और SS2 बराबर था, पर ये एक ऐसा सवाल आ गया जिसमें SS1 और SS2 बराबर नहीं है। करना क्या है, सिंपल तरीके से सिखा देता हूं, है ना, ताकि आपको ज्यादा परेशानी ना हो। सिंपल तरीके से, बिल्कुल बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात नहीं रहेगी। सिंपल तरीका क्या है, अब आप है ना x1 इसको मत बोलो, ठीक है, अब आप x1 इस पूरे को बोलो। तो आप x1 क्या बोलोगे, x1 आप बोलोगे SS1 प्लस S1P, इस पूरी दूरी को बोलोगे जब से इन्होंने शुरुआत करी। और x2 आप किसको बोलोगे, SS2 प्लस S2P, पूरे को बोल दो, ठीक है बेटा। अब पाथ डिफरेंस क्या लिखोगे आप, वो तो आपको पता ही है, x2 माइनस x1, तो आपने लिख दिया SS2 प्लस, मतलब इसमें से इसको माइनस करना है ना, चलो कर देता हूं तुम लोगों के लिए यार, SS2 माइनस SS1 प्लस S1P। फिर आप क्या लिख सकते हो, SS2
माइनस SS1 इसको एक तरफ ले लो, और S2P माइनस S1P इसको एक तरफ ले लो, ठीक है। SS2 माइनस SS1 कितना सवाल में दे रखा है, λ/4 प्लस S2P माइनस S1P। अब बेटा अगर आपको चाहिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये आपका डेल्टा एक्स आ गया, ये क्या आ गया आपका डेल्टा एक्स, ठीक है। अब आपको चाहिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या चाहिए होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए चाहिए होता है कि डेल्टा एक्स जो है वो n लैम्डा हो। डेल्टा एक्स कितना हो अपना, n लैम्डा। कंडीशन तो पता ही है आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन लिख दो डेल्टा एक्स की जगह, खुद ही कर लो, चलो कंडीशन आ जाएगी, कंस्ट्रक्टिव की डाल दो और डिस्ट्रक्टिव की डाल दो, कंडीशन लिख दोगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो डेल्टा एक्स हमने निकाल लिया, डेल्टा एक्स हमने निकाल लिया है, ये हमारा आ गया। आप समझ गए अब की बार, इस पूरी दूरी को x1 और इस पूरी दूरी को x2 बोलना था, तो ये हमारा आ गया। अब कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन आपको बता देता हूँ। कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन में बस डेल्टा एक्स की जगह n लैम्डा लिख दो, तो n लैम्डा इज λ/4 प्लस S2P माइनस S1P, तो आपके पास कंडीशन आ गई S2P माइनस S1P इज n माइनस 1/4 लैम्डा, ये हो गई कंस्ट्रक्टिव की। डिस्ट्रक्टिव में S2P माइनस S1P की जगह लिख दो 2n माइनस 1 λ/2, ये डेल्टा एक्स होता है ना उसका मिनिमा का, डिस्ट्रक्टिव मतलब मिनिमा, इज इक्वल टू λ/4 प्लस S2P माइनस S1P। इसको इधर भेज दो, λ/2 कॉमन निकाल लो, 1/2 आ जाएगा, λ/4 आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4n माइनस 3 इज इक्वल टू S2P माइनस S1P। ये कंडीशन आ गई और एक ये कंडीशन आ गई। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपने देखा कि बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा था, अच्छा ही लग रहा होगा, है ना। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन और बचा है, फिर अपना लेक्चर हो जाएगा ओवर और हमने सीख लिया इंटरफेरेंस पूरी तरीके से। आखिरी क्वेश्चन ऑलरेडी हम इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। फिर से बता देता हूं बेटा, इन क्वेश्चंस में आपको लॉजिक सीखना है, फिर जाके PYQs खुद एक बार देखने हैं, सॉल्व करने का ट्राई करना है, और सॉल्व अगर आप कर पा रहे हैं मतलब आपने लॉजिक सही सीखा है ना। PYQs खुद जाके अटेम्प्ट करें, अब आपसे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर से वही इस तरीके, मतलब IDSC तो चल रहा है ऑब्वियसली। अब इन्होंने बोला ये दूरी जो है वो D है, ठीक है, ये पॉइंट जो है वो P है, और इन्होंने बोल दिया कि ये जो है ये O है, और ये दूरी जो है ये फ्रिंज विड्थ की 1/3 है, तो इस दूरी को बोल दिया β/3। और इन दोनों पे जो सेंट्रल मैक्सिमा, यहाँ पे जो इंटेंसिटी है सेंट्रल मैक्सिमा पे, उसको इसने बोल दिया I0। क्या बोल दिया, I0। अब इसने बोल दिया शो कर दो कि जो P पॉइंट की इंटेंसिटी है वो I0/4 है। तो मैंने आपको बताया जब भी किसी रैंडम पॉइंट की इंटेंसिटी आपसे पूछ ले, 2011-2012, जब भी किसी रैंडम पॉइंट की इंटेंसिटी आपसे पूछ ले, आउटडेटेड क्वेश्चन मत समझना, ऐसा सवाल आ सकता है, ध्यान रखना इस बात को। 2011-2012 लिखा था, आप सोचें ऐसा सवाल पूछा नहीं जा सकता, इस फॉर्मूले पे सवाल पूछे गए हैं। तो आपने देखा किसी भी पॉइंट की नेट इंटेंसिटी लिखने का जो हमारे पास जनरल फॉर्मूला होता है वो आता है 4i cos स्क्वायर डेल्टा φ/2, फॉर्मूला लिख लिया। अब बेटा 4i क्या होता था, 4i होता था सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी। पहले सेंट्रल मैक्सिमा पे 4i हुआ करती थी ना, लेकिन इस क्वेश्चन में इसने सेंट्रल मैक्सिमा पे कितना बोल दिया, I0। तो ये आपने हटा के सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी की जगह लिख दिया I0। फिर इसने बेटा ये जो दूरी आपको दी है ना, ये दूरी आपको दी है वो दी है β/3, तो y का वैल्यू आपने लिख दिया β/3। मैंने थोड़ी देर पहले आपको सिखाया है कि ये जो दूरी होती है इसको y बोलते हैं, y आपने लिख दिया β/3। अब y अपना क्या होता है, डेल्टा x कैपिटल D बाय स्मॉल d, बीटा अपना क्या होता है लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d, यहाँ आ गया 3, d से d ये कट गया, डेल्टा x अपना आ गया λ/3। डेल्टा फाई अपना क्या होता है 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, वो भी आ गया λ/3, इसका वैल्यू क्या आ गया 2π/3। इसको इसमें घुसेड़ दो, क्या आ जाएगा I0 cos स्क्वायर, डेल्टा फाई का वैल्यू डेल्टा φ/2 है ना यहाँ पे,
तो 2 और ये 2 कट जाएगा, π/3। π/3 यानी कितना होता है बेटा? 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब हो गया, समझ गए अपन? 60 डिग्री मतलब 1/2 और उसका स्क्वायर करना है। आ गया आंसर, हो गया प्रूव। तो अगर आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहे और पेशेंटली देख पाए तो आप इंटरफेरेंस के सभी क्वेश्चन सीख चुके हैं। इंटरफेरेंस के क्वेश्चन जो हैं वो डिफ्रैक्शन के मुकाबले थोड़े से हार्ड हैं। डिफ्रैक्शन के क्वेश्चन तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। डिफ्रैक्शन में 7 सवाल कराऊंगा, इंटरफेरेंस से काफ़ी छोटा वीडियो होगा, ट्राई करेंगे 15 से 20 मिनट में ख़त्म करें। मैं पहले प्रॉमिस कर देता हूँ, बट आई एम न्यू टू यूट्यूब, तो कई बार ऐसा होता है कि मेरे को ज़्यादा टाइम लग जाता है समझाते हुए में, बट जितना ज़रूरी है उतना टाइम मैंने लिया, क्योंकि इससे जल्दी अगर मैं कराता तो आपके लिए ऐसा हो जाता है कि फटाफट फटाफट ये आदमी कुछ रैंडम बातें बोल रहा है, कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आता। तो आई ट्राइड की कॉन्सेप्ट समझ में आए। और अगर आपको फॉर्मूलेज भी याद नहीं है बेटा तो फिर वो तो एक अलग इशू हो गया, उसमें पहले आपको डेरिवेशनल पार्ट पे ध्यान देना चाहिए, न्यूमेरिकल पे नहीं आना चाहिए। तो अगर आपके फॉर्मूले, वाईडीएसी सेटअप, डिफ्रैक्शन, हाइगन्स प्रिंसिपल सबकी थ्योरी तैयार है तो फिर ये आपके लिए नेचुरल नेक्स्ट स्टेप है, ये आपको करके जाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।